Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss quantum numbers and rules for writing electronic configuration of elements. सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं और उसकी बेस पर हम एक्सप्लेन करेंगे शेप्स ऑफ सब ऑर्बिटल्स और उसके साथ ही डिफरेंट रूल्स देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने के, लाइक n+l रूल, अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उन्हें अप्लाई करेंगे पास पेपर्स और एडिशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम नंबर्स. व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? Quantum numbers are actually set of numerical values. Basically quantum numbers का concept हमें quantum mechanics से मिलता है, जिसमें श्रोडिंगर, डिराक और इस तरह के और साइंसदान जो हैं उन्होंने मिलकर हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि आप एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर सकते हैं विद इन दी एटम, उसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं बाय सिंपल सेट ऑफ नंबर्स, और दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर्स आर सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट गिव acceptable solution to Schrodinger's wave equation. कंप्लीट डेफिनेशन यूजुअली हम लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए लिख दी कि क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट आमतौर पर लोगों का वीक है. तो क्वांटम नंबर्स असल में ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमें श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन देती हैं, और इन वैल्यूज़ को जब आप इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन का जो जवाब आता है वो एक्चुअली हमें गाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या हैं डिफरेंट शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में, और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है. अच्छा, क्वांटम नंबर्स की टाइप्स की अगर बात की जाए तो क्वांटम नंबर्स 4 टाइप के हो सकते हैं, जिनमें से पहली टाइप है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसके बारे में कुछ हम एक इंफॉर्मेशन डिटेल चार्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इट टेल्स अस अबाउट द नंबर of shells. Principal quantum number is a non-zero positive integer. हमेशा ये नॉन ज़ीरो वैल्यू रखता है, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता. -1, -2, -3 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की इसकी वैल्यूज हो सकती हैं. It is represented by n. It tells us about the energy of electron in a shell. अच्छा, शेल को ना याद रख लें कि ऑर्बिट भी कहा जा सकता है, और इसे एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं आप. तो ये सब नाम शेल के लिए ही इस्तेमाल होते हैं. n की वैल्यू की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा ये वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एटसेट्रा, कोई भी वैल्यू हो सकती है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिलेट करता है विद एनर्जी ऑफ शेल बाय दिस फार्मूला -1313.31 over n². It is related to radius of shell by the formula 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n². प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको पता होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल. इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2n². इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आप मालूम कर सकते हैं कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, और उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ सब शेल्स
इन ए शेल, ये वैल्यू बराबर होती है n के। इस बात को एक्सप्लेन करता चलूं, अगर n की वैल्यू 1 है यानी कि फर्स्ट शेल की बात हो रही है, तो उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स भी ओनली 1 सब शेल होगा, 1 सब शेल होगा पहले शेल के अंदर, और उसका नाम होगा s। सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल होंगे और उन सब शेल्स के नाम होंगे s और p। थर्ड शेल के अंदर देयर वुड बी 3 सब शेल्स और उन सब शेल्स के नाम होंगे s, p और d। और इसी तरीके से फोर्थ शेल के अंदर देयर वुड बी 4 सब शेल्स और उन 4 सब शेल्स के नाम होंगे s, p, d और f। ये तरीका हो गया। इसी तरीके से आप ये फाइनल कर सकते हैं देखकर, ओनली बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ n, यानी कि शेल का नंबर अगर आपको पता है तो आप फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल। इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब है कि अगर आप पहले शेल की बात करते हैं तो पहले शेल के लिए फॉर n इज इक्वल टू 1, ये इस हिस्से को हल कर लेते हैं, यहाँ पर ऑर्बिटल्स भी साथ ही लिख देता हूं मैं। तो पहले शेल के लिए ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ओनली 1 ऑर्बिटल होगा यहाँ पर, और उस ऑर्बिटल का नाम भी हो जाएगा s। सेकंड शेल में यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स होंगे और उन 4 ऑर्बिटल्स के नाम हो जाएंगे s, px, py और pz। इसी तरीके से थर्ड शेल की बात की जाए तो यहाँ पे देयर वुड बी 9 ऑर्बिटल्स और 9 ऑर्बिटल्स के नाम हो जाएंगे s, px, py, pz। इसी तरीके से dxy, dyz, dzx और x स्क्वायर डैश y स्क्वायर और आखिर में dz स्क्वायर हो सकता है। ये 9 हो गए यहाँ पर इन दिस केस। और 4 सब शेल के लिए जब n इज इक्वल टू 4 होगा तो देयर वुड बी 16, 4 का स्क्वायर ले लेना है, 16 ऑर्बिटल्स और उनके नाम इन एडिशन टू दीज। f के भी 7 ऑर्बिटल होंगे जिनकी डिटेल फिलहाल जो है हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो सिलेबस में फर्दर मेंशन्ड है। तो आपने देखा कि n की मदद से आप एनर्जी शेल की निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये भी पता कर सकते हैं, एक शेल में कितने सब शेल हैं ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूं अपनी बात को, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक और क्वांटम नंबर है जिसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। अच्छा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ना, इसे L से जाहिर किया जाता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर बात करने से पहले n की एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, और वो ये है कि जो लाइमन सीरीज़ है जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, बाल्मर सीरीज़ है, पास्कन सीरीज़ है, यानी कि ये सारी सीरीज़ जो हैं इनकी जो मेजर लाइंस होती हैं एक्सप्लेन्ड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उन्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा, हर शेल के अंदर अब होते हैं छोटे छोटे सब शेल, उन्हें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से शो किया जाता है, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अब हमें लिखनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन ये है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय L, जैसा कि मैंने पहले ही बात कर ली। इसकी वैल्यू होती है n-1, और इस तरह इसकी वैल्यू अगर आप निकालें तो ये आती है 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। अच्छा, अब ये भी देख लें ज़रा कि अगर L की वैल्यू 0 आ रही है तो 0 का मतलब है कि आप बात कर रहे हैं S सब शेल की। S सब शेल, 0 का मतलब होता है S सब शेल की बात हो रही है, 1 का मतलब होता है P सब शेल की बात हो रही है, 2 का मतलब होता है कि D सब शेल की बात हो रही है, और 3 का मतलब होता है कि F सब शेल की बात हो रही है। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं इनके नाम S, P, D और F जो रखे गए हैं, S जो है वो स्टैंड्स फॉर शार्प, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल,
D stands for diffused, F stands for fundamental. कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करता चलूं. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर कुछ बड़ी लाइंस होती हैं जिन्हें आप लाइमन बाल्मर सीरीज कहते हैं, लेकिन जब आप लाइमन बाल्मर सीरीज को एक हाई क्वालिटी स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि उनके अंदर हर लाइन जो है वो फर्दर छोटी छोटी लाइंस में डिवाइडेड होती है. और ये जो फर्दर डिवीजन है इट गिव्स राइज टू द आइडिया कि बोहर के मुताबिक जो न्यूक्लियस के गिर्द सिर्फ शेल्स थे उनके अंदर फर्दर छोटे छोटे रास्ते हैं और वो कहलाते हैं सब शेल्स. और उनके लिए जो है वो सब शेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइंस मिलती हैं हमने 4 टर्म्स डिफाइन की हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल. तो इन जो सब शेल्स हैं उनसे ये वाली लाइंस ओरिजिनेट होती हैं. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैंने जैसा कि कहा कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स सब शेल. अच्छा, अब इस सब शेल L की वैल्यू से आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? L से आप पहले तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल, ये आप निकाल सकते हैं. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल जब आपने निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 2 × 2l+1. ये वैल्यू अगर मैं S के लिए सॉल्व कर लेता हूं और फिर P और D और F के लिए, तो पता लगता है कि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं. P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. इसी तरीके से सब शेल की वैल्यू को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल. एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल इसके लिए फॉर्मूला होगा 2l+1. L की वैल्यू 0 रख लें तो आपको S सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं वो मिल जाएंगे. वैल्यू आती है S के लिए 1, S के लिए 1 वैल्यू आएगी, P के लिए 3 वैल्यू आएगी, D के लिए यहाँ पर 5 वैल्यू आएगी और F के लिए 7 वैल्यू आएगी. विच मीन्स दैट S सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D सब शेल में 5 तरह के ऑर्बिटल होते हैं और F सब शेल में 7 तरह के ऑर्बिटल होते हैं. ऑर्बिटल्स की डिटेल बताने वाला जो क्वांटम नंबर है उसे आप कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये है तीसरा क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसा कि हमें नाम से जाहिर है कि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. तो असल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट, इसे शो किया जाता है m से. इसकी वैल्यूज जो हैं वो होती हैं m = +L से 0 से -L. L प्लस और माइनस के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इसके लिए पॉसिबल होती हैं. इस बात का मतलब ये है कि अगर L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू भी 0 होगी. अगर L की वैल्यू 1 होगी तो M के लिए 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, +1, 0, -1. इसी तरीके से अगर L की वैल्यू 2 होगी तो M के लिए 5 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, +2, +1, 0, -1, -2. और अगर L की वैल्यू 3 आ गई जैसा कि F के लिए होता है तो उसमें M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 7 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3. तो ये सारी वैल्यूज़ M के लिए पॉसिबल हैं. M जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स. अच्छा, डीजेनरेसी का मतलब क्या है कि कितने ऑर्बिटल्स एक सब शेल में ऐसे हैं विच आर हैविंग सेम एनर्जी. डीजेनरेसी जो है इट मीन्स दैट सेम एनर्जी.
एक शेल के अंदर जो सब शेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में बराबर है, ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब है कि इस सब शेल में 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी एक जैसी है, डी में 5 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी एक जैसी है, और एफ में 7 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी एक जैसी है। डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स एक चीज है जो हमें पता लगती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। एक और हमें पता लगता है स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जो हैं वो किस तरह लगे होते हैं स्पेस में, ये इंफॉर्मेशन भी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ही पता लगती है। और स्पेशल ओरिएंटेशन के हवाले से मैं बताता चलूं कि जो एस है वो स्फेरिकल होता है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स भी हमने डिस्कस करनी है। एस स्फेरिकल होता है, पी जो है ना वो डम्बल शेप होता है ले, और इट कैन बी ओरिएंटेड इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस से। ये पी एक्स में अरेंज हो सकता है, वाई डायरेक्शन में अरेंज हो सकता है, या फिर जी डायरेक्शन में अरेंज हो सकता है। इसी तरीके से जो डी है वो 5 टाइप्स की स्पेशियल ओरिएंटेशंस रखता है, और डी की 5 स्पेशियल ओरिएंटेशंस को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। एक्स और वाई एक्सिस मैंने आपके सामने ड्रा किए, और इसके हिसाब से मैं डी की 5 स्पेशल ओरिएंटेशंस बना रहा हूँ। एक डी ऐसा हो सकता है जो कि जस्ट इमेजिन कि जो एक्सिस मैंने ड्रा किए हैं वो एक्स और वाई एक्सिस हैं, तो जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा उसे आप कहेंगे डी एक्स वाई। इसी तरीके से जो y और z एक्सिस के बीच में होगा उसे कहेंगे dy z। इसका नाम हो जाएगा dy z। और अगर कोई x और z एक्सिस के बीच में है उसे कहेंगे dz x, ये हो जाएगा dz x, इसे भी नाम दे देते हैं dz x। अच्छा, अब कोई अगर x और y एक्सिस के ऊपर है इस तरह, तो इसका नाम हो जाएगा dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। और अगर कोई z एक्सिस के ऊपर है तो इसे कह देंगे, इसमें कॉलर भी होता है, इसे कहते हैं dz स्क्वायर। इट इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर विद कॉलर। तो इसमें बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है विद कॉलर, बाकी सब जो है वो टेट्रालोब्ड स्ट्रक्चर हैं। डी यूजुअली टेट्रालोब्ड होते हैं, पी बाइलोब्ड होते हैं, एस स्फेरिकल होता है। एक एटम जो है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें सेंटर में से न्यूक्लियस है, तो उसके गिर्द जो 1s है वो साइज में छोटा होता है, 2s जो है वो साइज में बड़ा होता है, और जो एक्सिस के दरमियान में स्पेस है, फॉर एग्जांपल इस स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जो दरमियान में है सारा ये वाला एरिया जो है, और इसे आप जो है वो नोड कह सकते हैं फॉर एग्जांपल। और इसी तरीके से ये वाला जो एरिया है इसे आप कह देंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का इम्कान जो है वो 0 है, इसे आप कह देंगे कि आपने एक प्लेन बना ली है, तो इट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। ये जो हमने सारे लिखे हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कह रहे हैं, इन ऑर्बिटल्स की फर्दर डिटेल मैं बता दूं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या होते हैं इनको मेंशन कर लेते हैं। ऑर्बिटल जो है इट इज द स्पेशियल रीजन with 95% probability of electron finding। असल में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में है, और क्वांटम मैकेनिक्स सेज कि आप एब्सोल्यूट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की मालूम नहीं कर सकते। जहां पर उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाई जाएगी आप कहेंगे कि वो हिस्सा है ऑर्बिटल। तो स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताने वाला एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। इसे ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन वहां से हमें मिलती है वो भी हमने देख ली। आखिर में आगे चलने से पहले कुछ रेलेवेंट एमसीक्यू तो हमने करने हैं।
हम एक इंफॉर्मेशन और याद कर लें, और वो है कि एक और क्वांटम नंबर भी एग्जिस्ट करता है। इट इज़ नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस, और इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। एक वैल्यू है हमारे पास जिसे आप कहते हैं प्लस हाफ, और एक होती है माइनस हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल के अंदर क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है लाइक दिस, जिस तरह क्लॉक की जो सुई है वो चलती है, तो आप उसे प्लस हाफ रिकमेंड कर देंगे, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप उसे माइनस हाफ डिनोट कर देंगे। तो ये सब बात हो गई जी क्वांटम नंबर्स और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की। इसके हवाले से कुछ एमसीक्यू करते हैं और फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के डिफरेंट रूल्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n आप जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n द साइज, हमें यहां पर पूछा जा रहा है कि शेप ऑफ s remains same but size। तो सवाल ये है कि अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बढ़ाते हैं तो s तो स्फेरिकल है, यानी कि 1s भी स्फेरिकल है, 2s भी स्फेरिकल है, 3s भी स्फेरिकल है, तो s की जो शेप है वो तो सेम रहती है, लेकिन साइज के बारे में क्या ख्याल है? क्या साइज भी सेम रहता है, या साइज कम हो जाता है, या साइज इंक्रीज हो जाता है, या आप इसके बारे में डाउटफुल हैं कि क्या तब्दीली आएगी? ये पास पेपर से एक सवाल है। तो इस सवाल में डेफिनेटली हम जानते हैं, हमने कहा कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, वैसे वैसे जो साइज है एस का वो बढ़ता जाता है, अलबत्ता शेप जो है वो स्फेरिकल ही रहती है। एक और सवाल अगेन पास पेपर से ही है, और वो सवाल ये था कि आइडेंटिफाई पी ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल ड्रॉ किए गए थे और सवाल ये पूछा गया था कि आपने बताना इनमें से पी ऑर्बिटल कौन सा है। हमने सीखा है कि एस स्फेरिकल होता है, पी डबल शेप्ड होता है, और डी जो है यूजुअली 4 डी ऐसे हैं जो टेट्रालोब्ड हैं, और एक डी ऐसा है जो बाइलोब्ड विद कॉलर है, जिसे डी जेड स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कॉलर नहीं है, और वो होगा फिर पी ऑर्बिटल। पी एक्स, पी वाई, पी जी, तीनों की जो स्पेशल ओरिएंटेशन है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में हो सकती है, लेकिन वो होते हमेशा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हैं। इसी तरीके से अगेन एक और सवाल हमने देखा है, पास पेपर से ही सवाल है, और सवाल ये है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। एक शेल के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ जाएं तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? मैंने बताया था कि एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं 2n²। इस फॉर्मूला के मुताबिक पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपने याद रखनी है। इसी तरीके से मैं बताता चलूं कि जो एस सब शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल जो होता है इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और एफ सब शेल के अंदर मैक्सिमम जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ये भी बात आपसे बिल्कुल जो है आपको पता ही होगी कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन, पी जेड में 2 इलेक्ट्रॉन, डी एक्स वाई में 2 इलेक्ट्रॉन, डी वाई जी में 2 इलेक्ट्रॉन्स, डी जी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और डी जी स्क्वायर में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कोई भी ऑर्बिटल 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं कर सकता। आगे की तरफ अब हम बात कर रहे हैं चलते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स की, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स में जो सबसे पहला रूल हमने देखना है वो है n+l रूल। आप जानते हैं कि n जो है यहाँ पर इस रूल के अंदर वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। रूल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्लेस्ड इन सब शेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग n+l वैल्यू। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे, सब शेल्स must be filled on the basis of increasing
n प्लस एल वैल्यू। तो सब शेल्स को n प्लस एल वैल्यू में इजाफे की बुनियाद पर आपको फिल करना चाहिए। अगर n प्लस एल वैल्यू कम है तो आप उसे पहले फिल करेंगे, n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा है तो आप उसे बाद में फिल करेंगे। इस आइडिया को मैं फर्दर एलेबोरेट करने के लिए यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ कुछ सब शेल्स लाइक 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। अच्छा, आप जानते हैं कि ये जो पहले वैल्यू लिखी होती है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, और जो s और p हैं उनके लिए हम सब शेल की वैल्यू देख भी चुके हैं, मैं उन्हें अप्लाई भी कर देता हूँ। यहाँ पर n की वैल्यू है 1, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, आंसर आ गया इधर 1। इधर 2 प्लस 0, यहाँ पर आंसर आ रहा है 2, यहाँ पर 2 प्लस 1 आंसर आ रहा है 3, 3 प्लस 0 यहाँ पर आंसर आ रहा है 3, 3 प्लस 1 यहाँ पर आंसर आ रहा है 4, 4 प्लस 0 यहाँ भी आंसर आ रहा है 4, और 3 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर आंसर बन रहा है 3 प्लस 2, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं 3 प्लस 2, और यहाँ आंसर आ गया 5। ओके, अब आप देख सकते हैं कि सबसे कम वैल्यू जो है n प्लस एल की यहाँ है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में आएगा, फिर 2s में आएगा। यहाँ पर आकर एक कन्फ्यूजन है, 2p और 3s दोनों के लिए जो वैल्यू है n प्लस एल की वो सेम है। तो रूल फर्दर स्टेट्स दैट कि आपने सब शेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ n प्लस एल वैल्यू अरेंज करना है, लेकिन अगर आपके पास दो n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाएं तो फिर आप रूल को कहेंगे कि फॉर सेम n plus l value electron is placed where n is smaller। तो फिर आप इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे? जहां पर n की वैल्यू कम होगी, यानी कि 2p और 3s में 2p और 3s में ये वैल्यू तो सेम है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू स्मॉलर है। n की वैल्यू जहाँ पर स्मॉलर होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। सेम इज द केस हेयर, यहाँ पर 3p और 4s में वैल्यू तो n प्लस एल की सेम है, लेकिन जहाँ पर n की वैल्यू कम है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, और इसी हिसाब से आप अरेंजमेंट करते जाएंगे। तो ये तो था n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। एक और प्रिंसिपल है और विच इज़ ऑफ बाउ प्रिंसिपल, और ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सब शेल में, अगेन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को किस तरह रखा जाएगा उसको एक्सप्लेन करता है। आबो प्रिंसिपल जो है उसको हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं कि सबसे पहले हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं, और एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर हम बना लेते हैं 1s के बिल्कुल नीचे हम 2s ड्रॉ कर लेते हैं, 2s के बाद हम 3s और 4s, और उसके बाद 5s है हमारे पास, 6s है, और इसी तरीके से 7s है। अच्छा, सेकंड शेल से p शुरू होता है तो उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर 2p आ जाएगा, फिर 3p आ जाएगा, फिर 4p आ जाएगा, 5p आ जाएगा, 6p आ जाएगा, और फिर 7p आ जाएगा। p के बाद d आता है, 3d से स्टार्ट ले लेते हैं, फिर 4d आ गया, 5d आ गया, 6d आ गया, और 7d आ गया। 4f बना लेते हैं, 5f बना लेते हैं, 6f बना लेते हैं, और 7f बना लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें आपने प्लेस करना है इन सब शेल्स must be filled on basis of increasing एनर्जी, यानी कि जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसे सबसे पहले फिल करें और बाकियों को बाद में फिल करें। तो सबसे कम एनर्जी ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे कम एनर्जी है 1s की, 1s सबसे पहले फिल होगा, उसके बाद 2s फिल होगा, 2s के बाद 2p, फिर 3s, इधर से आप शुरू करते जाएंगे, 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s,
4f 5d 6p 7p 6p 7s 5f 6d 7p 6f 7d और 7f। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। पहले आपने इस लाइन को फॉलो करना है, फिर इस लाइन को फॉलो करना है। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इस तरह फॉलो करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो ऑर्बिटल पहले आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले रखा जाएगा, बाकी में इलेक्ट्रॉन बाद में रखा जाएगा। जब एक सब शेल पूरा हो जाएगा फिर आप अगले सब शेल की तरफ जाएंगे। इस हिस्से को मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि हमने जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है वो इसी बेस पर लिखनी है। तो आप एक जनरल कैटेगरी भी बना सकते हैं यहाँ से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s वगैरह। तो ये आपने नोट कर लेना है। इसके बाद तीसरा रूल, पहले दो रूल जो हैं वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे। सब शेल्स के बाद अब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है थर्ड और फोर्थ रूल से। थर्ड रूल है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल रिलेट्स टू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स और इट सेज दैट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स get 1 electron each before pairing of electrons। इस बात को, इस आइडिया को एक ही बारी क्लियर कर लेते हैं और क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल कोट कर रहे हैं नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 की। यहाँ पर 1s2 2s2 अब 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और 3p ऑर्बिटल हमारे पास हैं। एक को कहते हैं 2px, एक होता है 2py, एक होता है 2pz और यहाँ पर अब हमने इलेक्ट्रॉन रखने हैं। हुंड्स रूल सेज कि ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन 1 1 1 प्लेस होना चाहिए। कहीं पर भी हम डबल इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं कर सकते वरना जो है ना ये हुंड्स रूल ऑफ डीजेनरेसी को वायलेट करेगा। तो ये हो गया जी हुंड्स रूल। और हुंड्स रूल के बाद आखिरी बात जो हमारी होगी वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो हमें बताता है कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की कैसे अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज कि अगर आपके पास एक एटम है उसके पास कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो है ना उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। हम एक डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं और वो फॉलो ये हो रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल हैव ऑपोजिट स्पिन। तो एक जो आपके पास ऑर्बिटल है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी। इस आइडिया को क्लियर करने के लिए मैं हीलियम कोट कर रहा हूँ। हीलियम 1s2 1s2 में 1s के एक इलेक्ट्रॉन इस तरह और एक इस तरह होगा। आप अगर इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइक हीलियम को आप 1s1 ऐसे ड्रॉ करते हैं रॉन्ग हो जाएगा। 1s इस तरह ड्रॉ करते हैं तब भी रॉन्ग हो जाएगा। ये है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और आप यहाँ पर अगर क्वांटम नंबर के रेफरेंस से देखें तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, पहला क्वांटम नंबर है। s के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होता है। यानी कि हीलियम के 1s में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हैं। तो फिर स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो चेंज होगा, +12 और -12। No two electrons of an atom can have the same value or 4 quantum numbers। ये इस बात का मतलब है। सही है जी बात। इसी रूल को मद्देनजर रखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए मैं सबकी नहीं लिख रहा, वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं एक बहुत ज़्यादा आगे जाकर एक एग्जांपल कोड कर लेता हूं और वो एग्जांपल मैं ले रहा हूं ब्रोमीन की, विच हैज़ 35 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। और जब मैं 35 इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगा तो मेजॉरिटी जो रूल्स हैं वो मैं डिस्कस कर लूँगा। तो ब्रोमीन को एज एन एग्जांपल कोड कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर है 35। रूल्स पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले हम n+l और जो आफ्बाउ है उसमें हमें सिमिलर रिजल्ट मिलते हैं तो हम n+l आफ्बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से फिलिंग करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे 1s में और s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे 2s में, 2s2 हो गया।
2s के बाद 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। 2p के बाद 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। 3s के बाद आ जाएगा 3p 6 हो गया। 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। 4s के बाद 3d है, 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया हुआ है। 3d के बाद 4p और 4p में इलेक्ट्रॉन्स आ गए 5। देयर आर 35 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ये हो गई कॉन्फ़िगरेशन। अब जब हमने सब कॉन्फ़िगरेशन और रूल्स देख लिए हैं, रूल्स आपके सामने हैं, तो चलें फिर क्वेश्चन करते हैं और कुछ क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं। क्वेश्चंस ना यहाँ पर इस तरह आपसे पूछे जाते हैं कि आपसे एक कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है, या फिर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या किसी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन या किसी पर्टिकुलर सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज oxygen is represented by the electronic configuration 1s2, 2s2, 2px2 and 2py2. This electronic configuration 8 violates. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस रूल के अगेंस्ट है? तो आप जानते हैं कि हमने हुंड्स रूल में कहा है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे तो आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट हो सकती है। तो आप जानते हैं कि 2px 2py के साथ 2pz भी होता है। 2pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं डाला गया, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए, ये नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पर हुंड्स रूल ऑफ डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स उसे वायलेट किया गया है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है नियॉन 10, इसके बाद 3s2 एंड 3p4। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर? तो सल्फर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने के लिए अगेन हमें हुंड्स रूल की मदद लेनी पड़ेगी। तो हुंड्स रूल के मुताबिक 3p4, तीनों p डीजेनरेट हैं, तो 3p4 को अगर मैं अरेंज करूं, इट शुड बी 3px1, 3py1, 3pz1, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, और पेयरिंग स्टार्ट होती है 3px से। तो ये हिस्सा पेयर्ड हो जाएगा 3px वाला, 3py अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3pz अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देयर विल बी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे सवाल ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कौन कौन शो कर रहा है? आप जानते होंगे, यकीनन हमने काफ़ी बात की है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इस टॉपिक पर, तो वहाँ से हमने देखा हुआ है। आप यहाँ पे दोबारा से प्रैक्टिस अलबत्ता लाजमी करेंगे कि क्रोमियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 4s का 1 इलेक्ट्रॉन 3d में एक्साइट हो जाता है ड्यू टू दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद हाफ फिल्ड d, और इसी तरीके से कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 3d10 कर देता है ताकि d कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, और उसके साथ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी जो है वो एसोसिएटेड है। तो यू कैन से दैट बोथ क्रोमियम एंड कॉपर शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों यहाँ पर एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑफबाउ रूल या अबाउ प्रिंसिपल, और सवाल ये पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनर्जीज, यानी कि एनर्जी के हिसाब से कौन सा ऑर्डर आपको यहाँ पर सही लगता है। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ अल्फा ऑप्शन से, तो अल्फा ऑप्शन के मुताबिक 3d की एनर्जी 4s से कम है। ऐसा नहीं है जी, 4s की एनर्जी कम होती है, अबाउ रूल मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। बीटा ऑप्शन देखें, 4s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद 3d की एनर्जी है, उसके बाद 4f की एनर्जी है, फिर 5d की। बिल्कुल सही है जी, बीटा ऑप्शन में जो ऑर्बिटल्स हैं वो उसी सीक्वेंस में लगे हुए हैं जिस सीक्वेंस में हमें प्रपोज किया है अफबाउ प्रिंसिपल ने, कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ। और डेफिनेटली 5d की एनर्जी जो है वो 4s से कम नहीं होती, ये भी गलत है। और डेल्टा में 4f की एनर्जी 4s और सबसे कम लिखी हुई है, ये भी
पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर था बीटा। इस किस्म के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से, और पास पेपर में भी इस किस्म की ही एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं। उनमें से कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम आपके साथ मुलाकात होगी, मज़ीद टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए जी ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।